नमस्कार। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे बात करने वाले हैं जो इंडस्ट्री में, खासकर रोबोटिक्स में, काफी कुछ बदल रहा है। नाम है रोबोडीके। हाँ, रोबोडीके। हमारे पास ना एक काफी डिटेल्ड गाइड है इसके ऊपर। रोबोडीके रोबोट सिमुलेशन और प्रोग्रामिंग का व्यापक मार्गदर्शक। तो हम उसी से कुछ जरूरी बातें आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। मकसद सीधा सा ये समझना कि भाई रोबोडीके आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करता है और क्यों जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑटोमेशन में है या रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो बस जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, एक टूल जो आपको महंगे असली रोबोट को हाथ लगाए बिना उसे चलाना, प्रोग्राम करना, सब कुछ टेस्ट करने देता है। हाँ, अपने कंप्यूटर पे। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, ये रोबोडीके है क्या आखिर? देखिए, रोबोडीके एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसे खास तौर पर औद्योगिक रोबोट्स के लिए बनाया गया है। औद्योगिक रोबोट्स? हाँ, उनके सिमुलेशन और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग के लिए। इसकी शुरुआत वैसे कनाडा की एक यूनिवर्सिटी लैब से हुई थी, ETS यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल। अच्छा। उनका मकसद था रोबोट प्रोग्रामिंग को आसान बनाना। मतलब आप एक वर्चुअल माहौल में अपने कंप्यूटर पर ही पूरी रोबोट सेल बना सकते हैं। वर्चुअल माहौल में? हाँ, देख सकते हैं रोबोट कैसे चलेगा, उसका प्रोग्राम बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये सब तब जब आपका असली रोबोट फैक्ट्री में अपना काम कर रहा हो, उसे रोकना नहीं पड़ता। अच्छा, इसे ही ऑफलाइन प्रोग्रामिंग कहते हैं? बिल्कुल। इससे प्रोडक्शन का टाइम बचता है, बहुत कीमती टाइम। और ये किसी खास रोबोट के लिए ही है या क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर बंधे होते हैं हार्डवेयर से? नहीं, यही तो रोबोडीके की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी एक ब्रांड के लिए नहीं है। अच्छा। ये 50 से ज्यादा अलग अलग निर्माताओं के, मतलब 600 से भी ज्यादा रोबोट मॉडल्स को सपोर्ट करता है। 600 से ज्यादा? अरे वाह! कौन कौन से ब्रांड्स इसमें हैं जैसे? और सब बड़े नाम, ABB, फैनो, कूका, यास्कावा, स्टॉबली, यूनिवर्सल रोबोट्स। आप नाम लीजिए, वो शायद इसमें होगा। गजब। तो ये तो एक तरह का यूनिवर्सल सोल्यूशन हो गया, पिक एंड प्लेस हो, वेल्डिंग हो। हाँ बिल्कुल। मशीनिंग, 3D प्रिंटिंग, सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने का झंझट खत्म। ये तो वाकई इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस गाइड में कुछ खासियतों पे भी जोर दिया गया है। पहली तो यही लाइब्रेरी हो गई, 600 प्लस मॉडल्स। हाँ, वो तो है ही। और फिर ऑफलाइन प्रोग्रामिंग की क्षमता। आप बस कुछ क्लिक्स में रोबोट प्रोग्राम बना सकते हैं। और फिर वो प्रोग्राम असली रोबोट पर कैसे चलेगा, उसके लिए इसमें है पोस्ट प्रोसेसर। 70 से ज्यादा है। पोस्ट प्रोसेसर वो क्या चीज है? वो ऐसे समझ लीजिए कि ट्रांसलेटर हैं। आपने जो प्रोग्राम बनाया वो तो रोबोडीके की भाषा में है, लेकिन हर रोबोट कंट्रोलर, ABB का अपना, कूका का अपना, वो अलग भाषा समझता है। ओके। तो पोस्ट प्रोसेसर आपके प्रोग्राम को उस खास कंट्रोलर की भाषा में बदल देता है, बिल्कुल सटीक। समझ गई। तो ये वर्चुअल प्लान को असल दुनिया के रोबोट के लिए ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, और इसका इंटरफेस कैसा है? इस्तेमाल करना आसान है? मान लीजिए कोई कोडिंग एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली रखा गया है। ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है। आप लाइब्रेरी से रोबोट टूल वगैरह खींचकर अपनी वर्चुअल दुनिया में रख सकते हैं। अच्छा। और एक बहुत ही कमाल का फीचर है, कैट टू पाथ। कैट टू पाथ मतलब अगर आपके पास किसी पार्ट का 3D डिजाइन है, कैट फाइल जिसे कहते हैं, स्टेप STL IGS फॉर्मेट में, हाँ होती हैं। आप उसे रोबोडीके में इंपोर्ट कीजिए और सॉफ्टवेयर खुद ही उस डिजाइन के हिसाब से रोबोट का रास्ता बना देगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज पर वेल्डिंग करनी है या मिलिंग करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत काम आसान कर देता होगा। बिल्कुल, खासकर जटिल कामों के लिए। और एक और जरूरी चीज, सुरक्षा। हाँ, वो मैं पूछने वाली थी। वर्चुअल में तो ठीक है, पर असल में टक्कर हो गई तो? उसी के लिए है कोलिजन डिटेक्शन। सॉफ्टवेयर लगातार चेक करता रहता है कि कहीं रोबोट खुद से या आसपास किसी चीज से टकरा तो नहीं रहा। अच्छा। ये टकराव, सिंगुलैरिटी, मतलब जहां रोबोट अनियंत्रित हो सकता है, और एक्सेस लिमिट्स, इन सब का ध्यान रखता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। जरूरी है। हाँ, और जो लोग थोड़ा और एडवांस काम करना चाहते हैं, उनके लिए API सपोर्ट भी है। पाइथन, C++, C#, मैटलैब, इन सब में। अच्छा, API भी है। हाँ, और ये विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर चलता है। कोई बहुत हाई एंड कंप्यूटर भी नहीं चाहिए। नॉर्मल सा i5 प्रोसेसर, 4GB रैम काफी है। ये तो बहुत अच्छा है। तो मतलब शुरुआत करना कितना मुश्किल है अगर कोई आजमाना चाहे? शुरुआत काफी आसान है। वेबसाइट से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। एक फ्री ट्रायल भी मिलता है 30 दिन का। अच्छा, फ्री ट्रायल भी है? हाँ, तो आप पहले ट्राई कर सकते हैं। इंटरफेस के मेन हिस्से हैं, ऊपर टूल बार, बीच में 3D व्यू जहां सब दिखेगा, साइड में ट्री व्यू जिसमें आपके प्रोजेक्ट की सारी चीजें लिस्टेड होंगी, और ऊपर मेन्यू बार एडवांस्ड ऑप्शंस के लिए।
और सीखने के लिए? वेबसाइट पर काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, गेटिंग स्टार्टेड गाइड है और यूट्यूब पर तो ट्यूटोरियल्स की भरमार है। ठीक है, तो बेसिक सिमुलेशन कैसे बनता है, मतलब स्टेप्स क्या होंगे? बहुत सीधे हैं। आप लाइब्रेरी से रोबोट चुनते हैं, जैसे मान लीजिए UR10 ले लिया। फिर उसके आगे एक टूल लगाते हैं, मान लीजिए कोई ग्रिपर। फिर आप टारगेट बनाते हैं। टारगेट मतलब वो जगह या पोजीशन जहां आप रोबोट को ले जाना चाहते हैं। ओके, पोजीशंस। हाँ, फिर उन टारगेट्स को जोड़कर एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर रन दबाकर देखते हैं कि रोबोट कैसे उन टारगेट्स तक जा रहा है। अच्छा, ये तो आसान लग रहा है। हाँ, बेसिक चीजें आसान है। ऑनलाइन लाइब्रेरी में बने बनाए उदाहरण भी बहुत है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब काम थोड़ा जटिल होता है तब क्या कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं? हाँ, तब कुछ और चीजें आती हैं। जैसे टारगेट्स की बात की हमने, वो रोबोट की पोजीशन होती है। ये कार्टेशियन XYZ कोऑर्डिनेट या जॉइंट, हर जोड़ का एंगल हो सकता है। फिर प्रोग्राम्स होते हैं जो मूवमेंट्स का सीक्वेंस होते हैं। इसमें दो मेन तरह के मूवमेंट्स होते हैं, मूव जे और मूव एल। मूव जे और मूव एल। हाँ, मूव जे मतलब जॉइंट मूवमेंट। रोबोट एक पॉइंट से दूसरे तक सबसे एफिशिएंट तरीके से जाता है, जोड़ों को घुमाते हुए। रास्ता सीधा नहीं भी हो सकता है। ओके। और मूव एल होता है लीनियर मूवमेंट। इसमें रोबोट का टूल एंड बिल्कुल सीधी लाइन में चलता है। ये जरूरी होता है जब आप वेल्डिंग कर रहे हो या ग्लू लगा रहे हो। समझ गई, सीधी लाइन के लिए मूव एल। हाँ, फिर एक चीज होती है राउंडिंग या ब्लेंडिंग। इससे रोबोट हर टारगेट पर पूरी तरह रुकने के बजाय कोनों पर थोड़ा स्मूथली मुड़ जाता है। अच्छा, इससे टाइम बचता होगा। और दो चीजें बहुत जरूरी हैं सटीकता के लिए। क्या? एक तो TCP यानी टूल सेंटर पॉइंट को सही से कैलिब्रेट करना, मतलब रोबोट को बताना कि उसके टूल का असली काम करने वाला पॉइंट ठीक कहाँ है। और दूसरा है रेफरेंस फ्रेम्स को सही से सेट करना, ताकि वर्चुअल दुनिया और असली दुनिया के कोऑर्डिनेट्स मैच करें। रोबोटिक में इसके लिए टूल्स हैं। ओके, ये सब करने के बाद ही वो पोस्ट प्रोसेसर वाला काम आता है? हाँ, बिल्कुल। जब आप सिमुलेशन से खुश हैं, सब चेक कर लिया, कोई टकराव नहीं है, रास्ता ठीक है, तब आप अपने असली रोबोट के कंट्रोलर के हिसाब से सही पोस्ट प्रोसेसर चुनते हैं। जैसे मान लीजिए फैनुक का रोबोट है तो फैनुक वाला। हाँ, फिर बस जनरेट रोबोट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और रोबोटिक के उस कंट्रोलर की भाषा में, जैसे फैनुक के लिए TP कोड में, पूरा प्रोग्राम बनाकर दे देता है। और ये कोड सीधा रोबोट में डाल सकते हैं? हाँ, आमतौर पर ये कंट्रोलर की बारीकियों का भी ध्यान रखता है। जैसे कूका के लिए KRL कोड बनाएगा, ABB के लिए अलग। कुछ कंट्रोलर्स के लिए प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में भी बांट सकता है। ये तो प्रोग्रामिंग को वाकई बहुत आसान बना देता है। अच्छा, अब थोड़ा और एडवांस्ड लेवल पर चलते हैं। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो और क्या क्या कर सकते हैं इससे? एडवांस्ड लेवल पर काफी कुछ है, जैसे कोलिजन डिटेक्शन, साइकिल टाइम एस्टिमेशन तो है ही। आप मल्टी रोबोट सिमुलेशन कर सकते हैं। मल्टी रोबोट मतलब एक साथ कई रोबोट? हाँ, एक ही सेल में कई रोबोट एक साथ काम कर रहे हों, शायद किसी टर्न टेबल या लीनियर ट्रैक के साथ। आप देख सकते हैं कि वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे बिना टकराए, उनको सिंक कर सकते हैं। ये तो काफी जटिल लगता है। हाँ, लेकिन RoboDK इसे मैनेज करने में मदद करता है। और फिर वो API वाली बात। हाँ, API। एडवांस्ड यूजर उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। पाइथन सबसे पॉपुलर है। आप स्क्रिप्ट्स लिखकर पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, कस्टम इंटरफेस बना सकते हैं, या फिर इसे बाहरी सिस्टम जैसे कोई विजन सिस्टम या PLC से जोड़ सकते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि रोबोट ड्राइवर्स का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर से सीधे रियल टाइम में रोबोट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, पर उसके लिए स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होता है। GitHub पर सैंपल स्क्रिप्ट्स भी हैं, आपने कहा था? हाँ, काफी सैंपल मिल जाएंगे, जैसे ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए भी हैं। और वो जटिल काम जैसे मशीनिंग, वेल्डिंग, 3D प्रिंटिंग? हाँ, उसमें भी ये बहुत सक्षम है। वो CAD to पाथ फीचर यहाँ बहुत काम आता है। आप बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनिंग पाथ बना सकते हैं, जैसे 5 एक्सिस मिलिंग। रोबोट से मिलिंग? हाँ, और वेल्डिंग के लिए भी मुश्किल पैटर्न बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए परत दर परत पाथ बना सकते हैं, एक्सट्रूडर को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल के साथ। इनके लिए प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए होता होगा? हाँ, आमतौर पर इन एडवांस्ड फीचर्स के लिए प्रोफेशनल लाइसेंस लगता है। और इसमें रोबोट कैलिब्रेशन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टूल्स भी हैं, ताकि रोबोट एकदम सटीक काम करे। तो ये साफ है कि ये बहुत पावरफुल टूल है। असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा? इस्तेमाल तो कई जगह है। मेन तो मैन्युफैक्चरिंग है ही, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग, सब जगह। पिक एंड प्लेस, मशीन टेंडिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन, असेंबली। फिर एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में भी काफ़ी यूज़ होता है, जहां बहुत प्रिसिशन चाहिए होती है, वेल्डिंग, मशीनिंग, इंस्पेक्शन में। और आपने शिक्षा का जिक्र किया था। हाँ, शिक्षा और रिसर्च में ये बहुत पॉपुलर है।
क्यों, क्या फायदा है स्टूडेंट्स के लिए? सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लाखों के रोबोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो है। वो सेफ एनवायरनमेंट में वर्चुअल दुनिया में तरह तरह के रोबोट ट्राई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इससे रोबोटिक्स की पढ़ाई ज्यादा लोगों के लिए संभव हो पाती है। सही बात है। अच्छा, अब जरा इसकी तुलना करते हैं। मार्केट में और भी तो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ROS है, रॉबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर कंपनियों के अपने सॉफ्टवेयर्स भी हैं। ABB का रोबो स्टूडियो, फानुक का रोबो गाइड। इनके मुकाबले रोबोडीके कहाँ है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, सबकी अपनी जगह है। रोबोडीके की मेन ताकत है इसका मल्टी ब्रांड सपोर्ट और इस्तेमाल में आसानी, खासकर इंडस्ट्री के लिए। अगर आपके पास मिक्स ब्रांड के रोबोट हैं तो ये बेस्ट है। ROS बहुत फ्लेक्सिबल है, ओपन सोर्स है, आप उसमें कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन उसे सीखना और सेटअप करना बहुत मुश्किल है। वो रिसर्च के लिए या बहुत कस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा अच्छा है। और रोबो स्टूडियो या रोबो गाइड? वो अपने ब्रांड के लिए बहुत पावरफुल हैं। अगर आप सिर्फ ABB या सिर्फ फैनुक के साथ काम कर रहे हैं तो वो शायद ज्यादा फीचर्स दें, लेकिन आप उसी ब्रांड में बंध जाते हैं। तो रोबोटिक एक तरह का बीच का रास्ता है? हाँ, कह सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए काफी पावरफुल, इस्तेमाल में आसान, और सबसे बड़ी बात मल्टी ब्रांड। एक तरह का स्विस आर्मी नाइफ है औद्योगिक रोबोट्स के लिए। स्विस आर्मी नाइफ, ये अच्छी उपमा है। अच्छा, आजकल AI की बहुत बात होती है। क्या रोबोटिके में भी AI का कुछ रोल है? गाइड में किसी वर्चुअल असिस्टेंट का जिक्र था। हाँ, ये एक नया एडिशन है। इसमें एक AI वर्चुअल असिस्टेंट है जो LLMs मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर बेस्ड है। अच्छा, वो क्या करता है? वो आपकी मदद कर सकता है। जैसे आपको कोई फंक्शन समझना है या कोई एरर आ रहा है या आप पूछना चाहते हैं कि कोई काम कैसे करें, वो जवाब दे सकता है, कोड लिखने में हेल्प कर सकता है, सुझाव दे सकता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये AI का एक प्रैक्टिकल यूज है। पर हाँ, जैसा हर AI टूल के साथ होता है, उसकी सलाह को वेरीफाई करना जरूरी है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो अगर कोई इसे और सीखना चाहे तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? रिसोर्सेज काफी हैं। उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिटेल्ड है। YouTube चैनल पे ढेरों ट्यूटोरियल्स हैं, बेसिक से एडवांस तक। एक यूजर फोरम भी है जहां लोग सवाल पूछते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ब्लॉग भी है नई चीजों के बारे में जानने के लिए। और लाइसेंस की बात करें तो फ्री ट्रायल तो है ही, फिर प्रोफेशनल लाइसेंस है और एजुकेशनल लाइसेंस भी है इंस्टीट्यूट्स के लिए, काफी कम कीमत पर। ठीक है, तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? रोबोडीके असल में क्या कर रहा है? निचोड़ ये है कि रोबोडीके मतलब औद्योगिक रोबोट सिमुलेशन और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग को कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बना रहा है, ज्यादा लोगों के लिए संभव बना रहा है। वाह। और एफिशिएंट भी। हाँ बिल्कुल, ये एक जटिल लगने वाली चीज को सरल बना रहा है। सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्री के इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए भी, जिनकी शायद बहुत गहरी कोडिंग बैकग्राउंड ना भी हो। सही कहा। ये दिखाता है कि सही टूल कैसे बैरियर्स को तोड़ सकता है, और वो मल्टी ब्रांड वाली बात इससे इंडस्ट्री में बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। इसने पक्का रोबोट्स के साथ काम करने का तरीका बदला है। आप ऑफिस में बैठ के आराम से प्रोग्राम बनाओ, टेस्ट करो और फिर सीधे रोबोट पर डाल दो। बिल्कुल, प्रोडक्शन रुकता नहीं। हाँ। और यहीं से ना एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है कि जैसे जैसे रोबोडीके जैसे टूल और पावरफुल और आसान होते जाएंगे, तो भविष्य में इंसान और ऑटोमेशन के बीच का रिश्ता कैसे बदलेगा? क्या इंसान ज्यादा क्रिएटिव कामों पर फोकस कर पाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। और ये जो वर्चुअल दुनिया में डिजाइन, टेस्ट, ऑप्टिमाइज करने की क्षमता इतनी बढ़ रही है, ये असल दुनिया में प्रोडक्शन, इनोवेशन की रफ्तार को और कितना तेज करेगी? हम वर्चुअल में जो तैयारी कर रहे हैं वो हमें असल दुनिया में कहाँ तक ले जाएगी? ये सोचने लायक है। वाकई एक गहरा सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।